पूर्व विदेश मंत्री और गांधी परिवार के करीबी रहे कुंवर नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ इसलिए ही चर्चा में है क्योंकि ये जिस परिवार के बेहद करीबी रहे उस पर ये हमले कर रहे हैं और वो भी पहली बार इतने खुले तौर पर। इनके एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए, कई डिप्लोमेटिक की पोजीशंस इन्होंने संभाली है, राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्ट्रैटेजिक सलाहकार भी रहे, लेकिन अब बतौर लेखक अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ के जरिए कांग्रेस राजनीति और कूटनीति के कुछ कहे अनकहे पन्नों को खोल रहे हैं। और मेरे साथ हैं खुद नटवर सिंह जी। आपकी किताब ऑनलाइन भी आ गई है, बुक स्टोर्स में भी नजर आ रही है। जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है खास तौर पर राजनीति हलकों पर, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस किताब में इतनी दिलचस्पी है इसके लिए, और मैं कांग्रेस के लीडरों को बड़ा आभारी है कि वो रोज़ इस किताब के बारे में कुछ कहते हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, लेकिन जिस तरह के लोग कह रहे हैं, जो आपके ही पुराने कॉलीग्स रहे हैं, जिसमें कि मैं दिग्विजय सिंह ने कहा इस किताब को पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं सच का कुछ हिस्सा है, पूरा सच नहीं है, और आपने जिन्हें मेंटोर किया है सलमान खुर्शीद जी, उनका कहना है कि डिस्टेस्टफुल रिवलेशन कर रही है ये किताबें। इन सब पर आप बतौर लेखक क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, और बतौर नटवर सिंह जो कांग्रेस के इतने पुराने सिपह सलार रहे हैं? एक तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी 2008 में, और जब माननीय दिग्विजय सिंह जी का नाम आया कि उन्होंने कुछ कहा है मेरे बारे में, मैंने उनको ये कहा कि भाई दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो तो हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और क्या कहूँ उनके लिए मैं। क्यों, आपको लगता है वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हैं? दिस इज सरकास्टिक। और दूसरे लोग जो कह रहे हैं इन पर आप? उन सबको मैंने, आनंद शर्मा साहब ने कहा, मैंने कि भाई मैं तो इनके सामने नाचीज़ हूँ, ये बने हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छी बात होगी। ये जो नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, इसके पीछे क्या वजह रही है और क्या सोचकर आपने रखा है, क्या कन्वे करना चाहते हैं आप इस नाम के जरिए? नहीं, मेरी ज़िंदगी, और पहला मैंने टाइटल चुनने में काफ़ी टाइम लगा। पहला था जस्ट पासिंग बाय, फिर दूसरा था डबल लाइफ, फिर तीसरा था the autobiography of a known Indian. Then it came to me suddenly, and I thought this is good title. इस किताब को लिखने के पीछे नटवर सिंह जी क्या आपकी मंशा रही थी? आप एक मेमोयर लिखना चाहते थे, एक ऑटोबायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, या फिर वॉल्कर कमेटी से आप पे जो सवाल उठे थे, आप उन सवालों का एक तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं फिर तो देखिए 8.5 साल से मेरे पीछे पड़ी हुए थे, सरकार पड़ी हुई थी, इनकी एजेंसी पड़ी हुई थी, मेरे लड़के को खींच लिया, उसका नाम तो है भी नहीं वॉल्कर रिपोर्ट में, कोई जिक्र नहीं करता है कि वॉल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम भी है, लेकिन उनसे सबको कह दिया साहब उसका जिक्र ही मत करो। अच्छा, पाठक अथॉरिटी बैठी थी, उन्होंने मुझे एक्सोनरेट कर दिया कि देयर इज नो मटेरियल शो दैट श्री नटवर सिंह मेड एनी फाइनेंशियल और पर्सनल गेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बावजूद बिगड़ गए। तो आप लोग जिक्र करिए कि कांग्रेस पार्टी का नाम है, क्या हुआ, पैसा कहाँ गया? मेरे पास तो आया नहीं, वो कह दिया पाठक साहब ने। तो क्या यही इसी बात को लेकर के आप खफा हैं कि आपने सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रिमाडोना, मैकियावेलियन, सीक्रेटिव हैं, वो ज़्यादा लोगों से नहीं बताती हैं क्या सोच रही हैं, बल्कि आप उनके सलाहकार रहे थे, और जब किताब पढ़ें तो आप दोनों के बहुत ही वार्म रिलेशनशिप भी दिखते हैं मुझे। जब यहाँ आई थी वो प्रियंका आई थी पहले, फिर सोनिया आ गई, तो मैंने प्रियंका को पूरा मैंने देखी आपकी मदर ने क्या किया मेरे साथ इतने दिनों से। आई टोल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू मी बिकॉज आई लाइक हर वेरी मच, शी इज़ वेरी फाइन पर्सन। इतने में वो आ गई, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा प्रियंका को क्या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आई डिडंट नो। तो मैंने कहा कि नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस, क्योंकि आपके बगैर इजाज़त के, जानकारी के कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये तो कोई नहीं मंजूर करेगा। और मनमोहन सिंह जी के मेरे पर उंगली नहीं उठाते इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड हिम टू डू सो। फिर उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी।
तो आपको क्या वजह दिखती है वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट को, जब आप उनके स्ट्रैटेजिक सलाहकार थे, आप इतने करीब थे उनको, कई मामलों में आपने उन्हें सलाह दिया है, उनको कई ऐसे पोजीशंस में उनको बेल आउट किया है, तो क्या वजह थी, आपको क्यों नहीं मौका दिया गया? अब ये तो मुझे हैरानगी हुई। मैं तो मॉस्को से आया था बात करके प्रेसिडेंट पुतिन से और मेरे वो दोस्त और वहाँ के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से। फ्रैंकफर्ट आया क्योंकि कोई फ़्लाइट नहीं थी, तो मुझे रात वहाँ बितानी पड़ी। तो जब सुबह उठा मैं तो टेलीफोन आया वहाँ से, न्यूयॉर्क से, हमारे एम्बेसडर का साहब कि इसमें आइए, आपके नाम है, कांग्रेस के हैं और कॉर्पोरेट हाउसेस के हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। इतने में वो आए, एक उनका कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया कि कांग्रेस इज क्लीन, नटवर सिंह कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ। तो मुझे आई मीन आउटरेज्ड। मैंने भाई कम से कम इंतज़ार तो कर लेते और ये कह देते कि भाई नटवर सिंह ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो जब मैं वापस आया तो मैं किसी को मिलने नहीं गया। तो इस बात का दुख है या गुस्सा है कि मौका नहीं दिया आपको, कभी बुला करके पूछा नहीं क्या हुआ था, सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुन करके कहीं ना कहीं अपने मन में एक फैसला ले लिया? नहीं, इसी से ताजुब हुआ। दुख है या गुस्सा है इस बात? नहीं, ना गुस्सा ना होकर दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसने कहा है इनसे, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि साहब ये आप इनके इतने नज़दीक थे नटवर सिंह जी कि सब कहेंगे पैसा आपने ले लिया। अभी मुझसे कहते आओ नटवर बताओ क्या हुआ। बिल्कुल। इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी ये चर्चा जारी रहने वाली है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे खुद कुंवर नटवर सिंह जी से। पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व कांग्रेसी कुंवर नटवर सिंह की किताब बुक शेल्फ्स में है, ऑनलाइन बिक रही हैं और खुद बता रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 50,000 कॉपियां जो है बिक चुकी हैं, बस एक हफ्ते के अंदर। तो नटवर सिंह जी, एक हफ्ते के अंदर इस तरह का रिस्पांस, और सबसे ज्यादा रिस्पांस और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो 20वें चैप्टर की जो आपने सोनिया गांधी पर लिखा है। आपने लिखा है 2004 में उन्होंने जो भी फैसला किया राहुल गांधी के कहने पर किया, तो उन्होंने उसके बाद एक भाषण दिया जिसमें कहा था अंतरात्मा की आवाज। तो आप झुठला रहे हैं, ऐसी कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जो किताब में लिखा है न आगे जाऊंगा न पीछे जाऊंगा, मैंने जो कुछ था लिख दिया और आगे की नहीं मैं बात करता। और मैंने आज कहीं पढ़ा है अखबार के अंदर किसी ने कुछ क्या कर दिया है, केस पेश कर दिया मेरे खराब। जी जी, इस किताब के पब्लिकेशन पर उन्हें आपत्ति है और वो चाहते हैं कि और मैं तो बहुत अच्छी बात है कि चर्चा और होगी इस किताब की। उन्होंने जो किया है, मैं ये डन मी अ ग्रेट फेवर। हाँ, आपको लग रहा है ये गुड पब्लिसिटी है? और क्या, मैं नहीं, अगर मैं कांग्रेस में होता मैं तो जवाब ही नहीं देता। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि श्रीमती गांधी ने ये बयान दिया मेरे प्रोग्राम को देखकर कि मैं भी ये किताब लिखूंगी। मैं होता सलाहकार के, अब मैंने पढ़ी ही मत इसके अंदर। उनके कर चर्चा से और हो गया उसका कि मैं लिखूंगी और सारी सच आ जाएगी। जब मैं उनके साथ था तो कहा था कि आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगी, प्रियंका लिख रही है मेरी बायोग्राफी। तो मैंने कहा मैं भी ज्वाइन कर लूँगा, वी पुट ए जॉइंट बायोग्राफी। तो इतनी बड़ी हस्ती हैं, लिखना चाहिए। तो आपको इंतजार रहेगा उनकी किताब का? उन्होंने कहा मैं सारे जवाब दूंगी अपनी नहीं, मैंने तो कहा कि बड़ी खुशी की बात है, कल ही शुरू कर दीजिए। मैंने कोई गलत काम किया तो मैं कह दूंगा उसमें, मगर आपको लिखनी चाहिए किताब। 2004 में अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती तो आपको लगता है कांग्रेस के लिए आज स्थिति अलग होती? नहीं, पर बन कैसे जाती? अगर मान जाती, तैयार हो जाती और बोलती कि मैं बनूंगी। वो तो हाइपोथेटिकल सवाल है, तैयार तो नहीं। उनके बेटे ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी हत्या हो जाए जैसे मेरे पिता की हो गई और मेरी दादी की हो गई। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला ले लिया होता, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कांग्रेस की आज जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति में रहती कांग्रेस? एक पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप लगता रहा यूपीए 2 में, उन सब से बच जाती? देखिए, यूपीए तो बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी आपकी बड़ी, दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पर, कितने हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ आए विजिट करने के लिए भाई कि हिंदुस्तान उभर रहा है, आगे जा रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अराइव्ड, इट्स गोइंग अहेड। पर वो यूपीए 2 में शुरू हो गया, क्योंकि जब ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की 206 सीट आएंगी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये लग गया
कि वो चुनाव जीते हैं कांग्रेस उनकी वजह से। इन्होंने कहा कि आप सोनिया की वजह से जीते हैं, क्योंकि उनके वक्त क्या है। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? सबसे पुरानी पार्टी है देश की और इस कदर बुरी तरह से वो हारे लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर आकर के रुक गई पार्टी। क्या भविष्य देख रहे हैं आप इस पार्टी का? देखिए, भविष्य इस वक्त इस चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती में वो कर नहीं पाए कुछ। बड़ी उम्मीदें थी कि जो प्रचारक दो ही थे, वो और उनकी माता जी, और 2044 आगे जिम्मेदार कौन है? कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है। मगर ये भी है कि अगर वो कांग्रेस में नहीं हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो कांग्रेस की 44 से 4 सीट हो जाएंगी। 15 साल से उन्होंने कांग्रेस को एक रखा हुआ है। जैसे ही छोड़ देंगी तो कांग्रेस के 5 टुकड़े हो जाएंगे और किसी एक आदमी पर सर्वसम्मति नहीं होगी। लेकिन इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? अगर इसी पार्टी से को जब लोगों ने इतना जिताया, इतना प्यार दिया है, एक इमोशनल कनेक्ट रहा इस पार्टी से, तो ऐसा डिस्कनेक्ट अब क्यों हो गया? राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ये जो है डिफॉल्ट पेज है, कांग्रेस जो है भारत का डिफॉल्ट पेज है। फिर उनसे कहाँ फॉल्ट हुई है? क्या आपको लग रहा है कमी रह जा रही है? एक डिस्कनेक्ट क्यों है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स is a whole time undertaking, it's not part time। और दूसरे, for politics you have to have fire in your stomach। Now Rahul Gandhi is not a whole time politician, he's a very fine person, he is a courageous person, he reads a great deal, he is good company, but I don't know how much, because if he had, for example, from 206 to 150, this is, he's got it in him. But when it came down to 44, it was very difficult for them to justify this. And now so many congressmen are leaving the party in various parts of India. I have still received over 70 calls from congressmen all over India to congratulate me. साहब, हमें तो हिम्मत थी नहीं कहने के लिए, आपने किया, बहुत अच्छा किया। चर्चा हो रही है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आ सकती हैं और कांग्रेस को बचाने के लिए वो एक मात्र रास्ता बन सकती हैं। आपको क्या लगता है, राहुल वर्सेस प्रियंका गांधी? तो फिर राहुल कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो राहुल के लिए जगह बनाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को दूर रखा जाए? नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखिए, ये फैसला किया है इस परिवार ने, बहुत नज़दीक है दूसरे के। अगर ये फैसला करना है तो प्रियंका आएंगी तो तीनों मिलकर फैसला करेंगी, उसके पहले नहीं करेंगी, क्योंकि फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? तो भाई बहन में तो कोई झगड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे आपको लगता है? वो रहना चाहते हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में? क्योंकि फायर एंड बेली आप खुद कह रहे नहीं है। नहीं, मुझे एक आश्चर्य हुआ कि वो उन्होंने मना कर दिया कि वो अपनी पार्टी के लोकसभा में लीडर नहीं होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जवान लोगों को लाना चाहिए, और वो लीडर हो गए जो उनकी उम्र 70 से ऊपर है, और इनको ज़रूर आना चाहिए था लीडर। वाइस प्रेसिडेंट हैं, नंबर 2 है पार्टी के, सोनिया गांधी के बेटे हैं, इंदिरा जी के ग्रैंडसन हैं, जवाहरलाल जी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, क्योंकि इस ख़ानदान ने बहुत सेवा की है इसकी। लेकिन आप प्रियंका गांधी में वो करिश्मा देखते हैं जो कांग्रेसी भी बात कर रहे हैं, देश में भी लोग बात कर रहे हैं। मैं खुद अभी चुनावों के वक्त अमेठी गई थी और प्रियंका गांधी की रैली में मैंने देखा एक लोगों में एक जुनून आ जाता है, वो आती हैं तो अमेठी के लोग एकदम उमड़ पड़ते हैं। वो करिश्मा आपको दिखता है प्रियंका गांधी वाड्रा में? कोई दो रात नहीं, वो खूबसूरत हैं, उनको लोगों को याद आती है उनकी दादी की, फिर वो लोगों से मिलने में बड़ा इम्प्रेशन डलता है। वो बैठ जाएंगी ज़मीन पर, किसानों के साथ खाना खाएंगी, इट कम्स टू हर नेचुरली। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो आपको लगता है उन्हें आगे लाया जा सकता है? एक डिस्कनेक्ट जो पार्टी का है उसको कनेक्ट में बदलने के लिए प्रियंका गांधी एक नाम बन सकती है? मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये फैसला परिवार करेगा और कोई नहीं करेगा।
बिल्कुल, सवाल कई और बाकी हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम समझने वाले हैं कुंवर नटवर सिंह से, जो कि फॉरेन पॉलिसी को बहुत क्लोजली देखते हैं, कि वो उन्हें क्या लगता है अभी क्या जरूरत है भारत की फॉरेन पॉलिसी को किस दिशा में ले जाने की। मेरे साथ हैं पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी, जिनकी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ बुक शेल्फ्स पर अभी जलवे बिखेर रही है। इस किताब में हालांकि सभी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कांग्रेस परिवार पर हमला किया है, लेकिन एक चीज जो मुझे नजर आई वो थी इसमें आपने किस तरह से अपने सारे फॉरेन डेपुटेशंस आपके जो भी रहे फॉरेन पोस्टिंग उनकी चर्चा की है, किस तरह से नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, सबके फॉरेन पॉलिसीज को लेकर जो आउटलुक थे वो पेश किया है। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, आपको आगे जाकर क्या दिख रहा है? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला अहमदाबाद में 4 फरवरी को, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पर लग रहा था यही बनेंगे। और मैंने इनको अपॉइंटमेंट मांगा, उन्होंने दे दिया। तो मैं गया वहाँ 4 तारीख को, और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे 30 साल बड़ा हूँ उम्र में, तो शायद आपको पता नहीं हो मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है आपका। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मेरी उम्र 83 साल की है। मुझे ये आश्चर्य हुआ है कि आपने पिछले 5-6 महीने में हर रोज़ 2-3 तकरीर की हैं, उनमें फॉरेन पॉलिसी का जिक्र नहीं किया। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे अल्टीमेटली। तो उन्होंने कहा बोलिए। तो मैंने कहा पहले आप शुरुआत करिए अपने पड़ोसियों से, सार्क से, क्योंकि यूपीए सरकार ने इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं गए पाकिस्तान, नहीं गए नेपाल, नहीं गए भूटान, नहीं गए श्रीलंका, नहीं गए मालदीव, सिर्फ बांग्लादेश गए थे कि उनकी सरकार 9 साल चली हुई थी। तो मैंने कहा शुरुआत आप वहाँ से करिए। मैं नहीं कहता मेरी वजह से की थी, पर मेरे ख्याल में जहन में कुछ रह गया होगा। फिर अभी नेपाल गए, तो जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बना तो मेरा पहला दौरा था नेपाल का। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, विदेश नीति पर 1947 से एक राष्ट्रीय सहमति रही है, और जो ढांचा छोड़ गए जवाहरलाल नेहरू, उसको बदल नहीं सकते। ये ज़रूर है कि हमारी पॉलिसी हो, प्रायोरिटी बदल जाती हैं, प्राथमिकता बदल जाती हैं, दुनिया का नज़र बदल जाता है, पर इसके अलावा 60 वर्ष से कोई ऑल्टरनेटिव तो आया नहीं सामने। बीजेपी की सरकार हो गई, जनता की सरकार हो गई, कितने प्रधानमंत्री बन गए, किसी ने बदला नहीं, बीजेपी ने नहीं बदला। तो मैंने कहा अच्छा, बदलने का ऑल्टरनेटिव क्या है? या तो हो जाए अमेरिका के पिट्ठू या चाइना के पिट्ठू। वो तो आप मंजूर नहीं करेंगे, ना मैं करूँगा ना देश करेगा। तो मैंने इसलिए आया था। फिर मैंने भी कहा उनसे कि देखिए, गांधीनगर से हिंदुस्तान का एक नक्शा बनता है, दिल्ली से दूसरा, कलकत्ते तीसरा, मद्रास चौथा, बॉम्बे 5वां। मैंने इसको आप कर दीजिए विश्व में। दिल्ली से दुनिया एक तरफ लगती है, वाशिंगटन से दूसरी तरफ लगती है, पीकिंग से अलग, रूस से अलग, इंग्लैंड से अलग। तो बड़े पेच हैं, पेचीदा है। तो उन्होंने लेकिन जिस तरह की शुरुआत की है, भूटान के, नेपाल गए, 17 साल के बाद बायलैटरल टॉक के लिए कोई प्रधानमंत्री नेपाल गया था, हिट फॉर्मूला पेश किया जो वहाँ हिट साबित हुआ, सभी लोगों को पसंद आया। जिस तरह के वो मूव्स ले रहे हैं विदेश नीति में, आपको लग रहा है वो वैसा कर पाएंगे जो चीजें नहीं हो पाई, जिनके बारे में आप बतौर विदेश मंत्री सोचते थे और चाहते थे कि वैसा हो? नहीं, देखिए, जो उन्होंने पिछले 2 महीने हो गए शायद, या हो जाएंगे 2-2.5 महीने, तो इट्स टू अर्ली टू से। मगर उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है अभी विदेश नीति में। और अभी ब्राज़ील गए थे तो अच्छा असर पड़ा उनके वहाँ जाने का और सबसे मिलने का। आगे आपको क्या लगता है, क्या चीज़ की ज़रूरत है विदेश नीति में भारत को फिलहाल? क्योंकि यूपीए 2 के कार्यकाल में पूरी तरह से एक सार्क देशों से जो एक अलगाव था वो भारत ने फेस किया। अब उस वहाँ पे तो पुल बनाने की ज़रूरत ही है, लेकिन और क्या करने की ज़रूरत है विदेश नीति में भारत को? देखिए, अभी जा रहे हैं जापान, बीच में कहीं और जा रहे हैं शायद, और फिर जाएंगे न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है 3 महीने के लिए, सितंबर से आगे। तो वहाँ ये मिलेंगे दर्जनों प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, वाइस प्रेसिडेंट से। तो इनको पता लगा कि भाई दुनिया फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने देखिए,
फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में क्या अंतर है। फॉरेन पॉलिसी हम क्या करते हैं, डिप्लोमेसी हम उसको कैसे करते हैं। तो द यूएन इज़ द बेस्ट टीचर फॉर डिप्लोमेट्स। विदेश नीति में आपको क्या लगता है, सार्क देशों से संबंधों को सुधारना आपने पहले बताया, इसके अलावा क्या होना चाहिए नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटी? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखिए, चाइना के फॉर्मेशन सब पहले आए, अमेरिका रह गए, और ये कोई ये नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत उत्सुक हैं जाने के लिए अमेरिका, तो ये अच्छी बात है, इनके पीछे भाग नहीं रहे, वो भाग रहे हैं इनके पीछे। तो देखिए, एक 4-5 चीज़ें हैं। एक तो आपको जो पड़ोसी चाइना से नहीं, अमेरिका चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका मिल जाए और चीन के खिलाफ हो जाए, तो इसमें हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि ये पढ़ेंगे नहीं। और फिर मैंने एक भी ये कहा था कि देखिए, यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं, उनमें से 54 इस्लाम परस्त हैं। तो अगर जनरल असेंबली में कोई प्रस्ताव पास हो तो इनकी वोट के बगैर नहीं हो सकता है पास। और मुस्लिम वर्ल्ड है मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक इस वक्त, 2 डेमोक्रेसी बीच में, इजराइल और इंडिया, और देखा तो छोटी मोटी, मगर ये असलियत है। तो उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। विदेश से अब देश पे आते हैं, और ये सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे देश ने एक मैंडेट, एक क्लियर मैंडेट दिया है, आपको कैसा लगा ये देख करके? नहीं, ये तो लगा लीडर है और वक्ता बहुत अच्छे हैं, कोई कागज़ वागज़ नहीं देखते। अब मैं देख रहा हूँ, अब नेपाल में देखिए कि इनके हाथ से लोग कहते थे आप लड्डू के ले लीजिए आप, इतना उत्साह था लोगों का, और उन्होंने भाषण में जो चीज़ कहनी चाहिए थी वो कही वहाँ, और हिंदी में कही। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को लाल किले से क्या कहेंगे ये, और मुझे लगता है कि इनकी बड़ी बहुत आलीशान स्पीच होगी। अब आखिरी सवाल, आपका मूड क्या कर रहा है? अब आप हम कुंवर नटवर सिंह को सक्रिय राजनीति में देखेंगे, या एक और किताब देखेंगे आपकी तरफ से? क्योंकि आपने कहा वन लाइफ इज नॉट इनफ, लेकिन क्या वन बुक इज इनफ? नहीं, मेरे वैसे लिखी हुई हैं 9 किताबें, और उन्होंने इतनी नहीं उनकी बिक्री हुई है जितनी इस किताब की हुई है, 4-6 हज़ार बच जाती है, वो काफ़ी है। मैं राजनीति में तो हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि साहब बीजेपी में, क्या मैंने उनको कह दिया मोदी जी को, मैंने कहा आई एम लाइफ लॉन्ग नेहरूवाइट, और मैं रहूँगा नेहरूवाइट, दो राय नहीं है। मेरे लड़के हैं बीजेपी में, तो मेरा उनका थोड़ी है, वो बच्चे तो हैं नहीं, 45 साल के हैं। राजनीति दूसरी किताब लिख रहा हूँ, अब उसमें 1.5 साल लगेगी। अब वो उसमें कह दिया कि सीक्वल है, सीक्वल तो नहीं है, सीक्वल क्या होगा। मैंने काफ़ी दिन से अपनी एक डायरी रखी है, तो उसमें जो काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ी किताब हो जाएगी वो, बस वो 1.5 साल लगेगा। जी, लेकिन सक्रिय राजनीति में अब आप नजर नहीं आने वाले, ये आपने मन बना लिया है? 83 साल के आदमी को क्या मतलब जाने के पहले? भाई, हिंदुस्तान में 65% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, तो मैं तो आई एम रेलिक, आई एम आउट ऑफ डेट। चलिए, तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपकी अगली किताब के लिए अभी से ही बधाई देते हैं। और इस किताब के लिए बधाई, इतनी आपने खुद बताया 50,000 प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे बातचीत करें।